नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल का किया गठन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस FM कलीफुल्ला करेंगे पैनल की अध्यक्षता। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पांचू बनाए गए सदस्य। 4 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट और 8 हफ्ते के अंदर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। लोगों की जरूरतों के मुताबिक देश भर के शहरों को दशकों के लिए किया जा रहा है तैयार। गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल के उद्घाटन और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के शिलान्यास पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ, आगरा और वाराणसी के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 44 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिए पुरस्कार। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सम्मेलन में बोले महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विषय वस्तु और कार्यक्रम के स्तर के मुताबिक सरल शब्दों का चयन कर सही तथ्यों को करते हैं पेश। प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों के संग्रह सबका साथ सबका विकास पुस्तक के विमोचन पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। किताब में विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री के चुने हुए भाषण किए गए हैं शामिल। और रांची में खेले जा रहे तीसरे वनडे में शुरुआती झटकों से उभरी टीम इंडिया। 5वें विकेट के लिए कोहली और जाधव के बीच हुई 88 रन की साझेदारी। कोहली 41वें शतक के करीब। ऑस्ट्रेलिया से मिला है 314 रन का लक्ष्य। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पीएम के यूपी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने वाराणसी और कानपुर में कई परियोजना और का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कानपुर से ही वीडियो लिंक के जरिए लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण के तहत हुए निर्माण कार्य का भी लोकार्पण किया। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मां गंगा को सीधे बाबा भोलेनाथ से जोड़ दिया गया है। अब श्रद्धालु गंगा स्नान करके सीधे भोले बाबा के दर्शन करने आ सकेंगे। एक सपना था और आप देख रहे हैं यहाँ जो मॉडल रखा है और ये फिल्म में जो आप देख रहे हैं, अब मां गंगा के साथ भोले बाबा का सीधा संबंध जोड़ दिया है। गंगा से हम सीधे स्नान करके भोले बाबा के चरणों में आकर के सर झुका सकते हैं। ये काशी विश्वनाथ महादेव, ये भोले बाबा का स्थान करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आस्था का स्थान है। लोग काशी आते हैं, उसका मूल कारण काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्धा है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित राष्ट्रीय महिला आजीविका सम्मेलन 2019 में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के मदद से चलाए जा रहे स्व सहायता समूहों द्वारा किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी देखी। उन्होंने स्व सहायता समूह की 5 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में बेटियों और बहनों की रक्षा और सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का फैसला भी हमारी सरकार द्वारा लिया गया। दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी ये कानून नहीं है जो हमने किया है। 26 हफ्ते मतलब आधा वर्ष।
माँ अपने नवजात बच्चे के साथ 6 महीने अब गुजार पाएगी, उसको नौकरी के लिए नहीं जाना होगा, सरकार उसकी चिंता करेगी। रात की शिफ्ट में महिलाएं काम कर सके, इसलिए हमारी सरकार ने नियमों में बदलाव किया। कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों के लिए दफ्तर में क्रैच की भी व्यवस्था का नियम बनाया गया। वाराणसी के बाद प्रधानमंत्री कानपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कानपुर में करीब 65,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कानपुर से ही वीडियो लिंक के जरिए लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण के तहत हुए निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मेट्रो ट्रेन को वीडियो लिंक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में गंगा को साफ करने के नाम पर कई हजार करोड़ रुपए कहां गए पता ही नहीं चला। 2014 में जब आपने हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया तो हालात सुधरने शुरू हुए हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत देश भर में 350 प्रोजेक्ट उस पर काम किया जा रहा है, जिसमें से 50 से अधिक प्रोजेक्ट अकेले हमारे यूपी में गंगा के तट पर है। साथियों, कानपुर में गंगा जी को जो स्थिति थी उसको देखकर लोग अक्सर कहते थे कि स्थिति को बदल पाना नामुमकिन है, लेकिन हमारी सरकार ने देश को ये विश्वास दिलाया है कि नामुमकिन भी अब तो मुमकिन है। उत्तर प्रदेश के इस दौरे में प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के कई मंत्री भी मौजूद थे। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही मेट्रो को बड़ा विस्तार उत्तर प्रदेश में मिला है। जल्द ही आगरा और कानपुर जैसे शहरों में भी मेट्रो दौड़ सकेगी। कैमरामैन मनोज के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गाजियाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद में मेट्रो के दिलशाद गार्डन, शहीद स्थल और हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल का उद्घाटन किया। हिंडन के इस नए सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल से घरेलू उड़ानों के संचालन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यात्रियों को लाभ होगा। इस मेट्रो कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली एनसीआर का घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। महानगर के लोग आसानी से गुरुग्राम, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ पहुंच सकेंगे। और प्रधानमंत्री ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS का भी शिलान्यास किया। ये पहली उच्च गति और उच्च आवृत्ति रेल आधारित RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में से एक है। गाजियाबाद की पहचान 3 C से होती है। पहला C है कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो ट्रेन से हो, हवाई कनेक्टिविटी हिंडन एयरपोर्ट से हो, या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी। गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो। इसी प्रकार का दूसरा C यानी क्लीनलीनेस। अयोध्या मामले पर मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस विवाद को मध्यस्थता और बातचीत के जरिए तय किया जाएगा। मध्यस्थता समिति के अध्यक्ष जस्टिस खलीफुल्ला होंगे और पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाएगा। अन्य मध्यस्थों में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू भी शामिल होंगे। अयोध्या भूमि विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने मध्यस्थता के लिए 3 सदस्यीय पैनल को गठित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस FM खलीफुल्ला इस पैनल के अध्यक्ष होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील
श्रीराम पंचू शामिल हैं। I understand that the Supreme Court has appointed a mediation committee headed by me. I am yet to receive the order copy. Therefore, for the present, I can only say that if the committee has been constituted, we will take every effort to resolve the dispute amicably. हमने भी अभी एयरपोर्ट में ही सुना था ये बात। अभी देखते हैं, ये देश के लिए अच्छा होगा, मीडिएशन से ही भला बनेगा। कोर्ट ने फैजाबाद में ही मध्यस्थता को लेकर 1 हफ्ते के भीतर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जब तक बातचीत का सिलसिला चलेगा, पूरी बातचीत गोपनीय रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए बने पैनल को प्रगति रिपोर्ट सौंपने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। पीठ ने कहा कि ये प्रक्रिया 8 सप्ताह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से ये मैटर मीडिएशन को भेजा है। जस्टिस कलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो मीडिएशन के चेयरमैन रहेंगे। श्री रविशंकर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस मैटर में मीडिएशन रहेंगे और जस्टिस पंचू इस मैटर में मीडिएशन रहेंगे। ये मामला फैजाबाद में होगा। 8 हफ्ते के अंदर मीडिएटर को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से मीडिया को मना किया है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों को इस मैटर की रिपोर्टिंग करने से। इस मामले में मध्यस्थता की पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया की मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगा दी है। रविंद्र शेरॉन के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संग्रह सबका साथ सबका विकास पुस्तक का आज विमोचन किया। 5 खंडों के इस संग्रह में सुशासन, महिला और किसान सहित अलग अलग मुद्दों पर दिए गए भाषण शामिल हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुने हुए भाषणों के संग्रह सबका साथ सबका विकास पुस्तक का विमोचन किया। इस संग्रह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग भाषण संकलित हैं। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री विषय वस्तु और कार्यक्रम के स्तर के अनुरूप सरल शब्दों का चयन कर सही तथ्यों को पेश करते हैं। जब उनके भाषणों का संकलन होता है तो अर्थनीति पर, सामाजिक, राजनीतिक, विदेश नीति पर किस विषय पर उनकी क्या भूमिका थी, वो आज भी उसका अध्ययन करने के लिए वो संकलन अब तो नेट के ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा सरल है ढूंढ पाना। नहीं तो पुस्तकों में तो पहले भी वो उपलब्ध रहते थे। और भविष्य के नीति निर्माण में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सरल जीवन जिया है और समाज के अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है उनको मजबूत बनाया है, वो काबिले तारीफ है। उनकी जो प्रैक्टिकल सोच है वो हमारी नीतियों में भी झलकती है। जब हम आखिरी छोर तक जो व्यक्ति है वहाँ पर उनको सक्षम बनाना चाहते हैं, उनको मजबूत बनाना चाहते हैं। This will be an encyclopedia for all people, young students, researchers, academicians, journalists. His experience of last many years we'll try, and we've tried to fit that into this book that we put together with his speeches. प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों का यह संकलन हिंदी और अंग्रेजी में 5 खंडों में है। इसमें प्रधानमंत्री के सुशासन, आम आदमी, किसान, महिला और बाल विकास के संबंध में दिए गए भाषणों को शामिल किया गया है। रविंद्र सिंह शेरॉन, राज्यसभा टीवी। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी के प्रचार अभियान का जायजा लिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हुए। राजधानी दिल्ली के द्वारका में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें 1320 किलोमीटर लंबा 90,000 करोड़ रुपए की लागत वाला दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे और 29 किलोमीटर लंबा 9,000 करोड़ रुपए की लागत वाला द्वारका एक्सप्रेसवे शामिल है।
साथ ही 1217 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया 47 किलोमीटर लंबे 6 लेन जयपुर रिंग रोड का लोकार्पण भी उन्होंने आज किया। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। शायद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा सकता है, क्योंकि एक ही ग्रीन हाईवे नई अलाइनमेंट है, 90,000 करोड़ का है, 1350 किलोमीटर का है और ये इस प्रकार का हाईवे एक्सिस कंट्रोल शायद दुनिया में पहला हाईवे होगा और इसका आज यहाँ शिलान्यास हो रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं सुषमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में भारत में महिलाओं के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान के मद्देनजर 30 महिलाओं और 9 संस्थानों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। सम्मानित की जाने वाली महिलाएं समाज सुधार, विज्ञान, बिजनेस, खेल, मनोरंजन और कला जगत जैसे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के लिए अथक सेवा करने वाली महिलाओं और संस्थाओं को पुरस्कृत करता है। सुश्री डीलिया नारायण। लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कोस्टा रिका पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यहां बिजनेस फोरम को संबोधित किया। बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बदलते हुए विश्व परिदृश्य में कोस्टा रिका और भारत के बीच राजनीतिक संबंध बेहतर हो रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि एक उज्जवल साझा भविष्य के लिए हम परस्पर सहयोग को और बढ़ाएं। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। भारत में मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों में सुधार का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसकी वजह से निवेशक भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्र में काफी तरक्की की है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। India is the largest democracy in the world, and we have a successful parliamentary system in our country. India has made significant progress in various fields, especially in those pertaining to high engineering skills and science and technology. With a GDP of US $2.6 trillion, India is today the 6th largest economy in the world, which is growing every year at the robust rate of around 7.5%. In 2008, India became the 4th country in the world to send a vehicle to the moon in the very first attempt. That too at an economical cost of US $60 million. India today manufactures everything from satellite, light combat aircraft, missiles, cars and other major high technology industrial products. Although we have an immense population of more than 1330 million, our huge human capital is a national asset. As unlike many other economies, India has one of the youngest population in the whole world. We also have the 3rd largest pool of technical manpower and experts in the world. All these aspects, coupled with our immense middle-class market of 300 to 350 million persons, institutionalized economic and financial process, fostered under a stable democratic governance system, which are subject to critical review by an independent judiciary and a free and investigating media, positions in India as a unique destination for international trade and business. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में हुए आर्थिक सुधारों की विश्व बैंक ने भी तारीफ की है और उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत ने लंबी छलांग लगाई है।
भारत 23 अंकों की छलांग के साथ 77वें पायदान पर पहुंच गया है। The way in which India is progressing as far as reforms are concerned and ease of approvals are concerned. During the last 4.5 years, under the dynamic leadership of the Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, various reforms for facilitating global business and foreign direct investments have also been undertaken in India. As a consequence, during the last year itself, India has jumped 23 places to 77th rank in the global ease of doing business countries list. Every day, more and more multinationals are setting up business operations in India. The Government of India's special focus on priority initiatives such as Make in India, Startup India, Digital India. The Prime Minister also gave a simple advice of a MISI-DC, that is MI, Make in India, SI, Skill India, DI, Digital India, CI, Clean India. That is in short called as MISI-DC. It is also attracting worldwide attention. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को कोस्टारिका में भारतीय समय के मुताबिक आज रात करीब 10:30 बजे यूनिवर्सिटी फॉर पीस की ओर से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के मुताबिक एम वेंकैया नायडू को ये सम्मान कानून के शासन, लोकतंत्र, सतत विकास और शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से यूनिवर्सिटी फॉर पीस का गठन दिसंबर 1980 में हुआ था। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि देश में लगातार 5 साल चुनाव होने से सामाजिक तनाव और तमाम विकृतियां पैदा हो रही हैं। इस नाते लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए व्यापक बहस होनी चाहिए और राजनीतिक दलों को रास्ता निकालना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली पत्रकार संघ की ओर से आयोजित संगोष्ठी चुनाव और मीडिया में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन में ये बात कही। हरिवंश ने कहा कि देश में लगातार चुनावों से जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय और भाषाई आधार पर सामाजिक तनाव चरम पर है। एक साथ चुनाव का मुद्दा निश्चय ही चुनौतीपूर्ण विषय है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था को इसका समाधान निकालना ही चाहिए। इसमें मीडिया की भी एक सार्थक भूमिका है। इस परिचर्चा का आयोजन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से जुड़े दिल्ली पत्रकार संघ और सामाजिक संगठन भारतीय मतदाता संगठन ने मिलकर किया। चर्चा में भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के.जी. सुरेश, भारतीय मतदाता संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर रिखाब चंद जैन और कई लोगों ने अपने विचार रखे। चुनावों के माहौल में तो इस तरह की चर्चाएं हो ही, पर अब तो देश में नियमित और सालों भर चुनाव होते हैं। पर जो मुख्य चुनाव है उसके इतर अगर इस तरह की चर्चाएं मतदाता संघ सक्रिय ढंग से काम करे तो जरूर जिन मुद्दों को बदलने की हम सब चर्चा करते हैं, चुनाव को और बेहतर बनाने के लिए, लोकतांत्रिक बनाने के लिए, शायद उस पर एक आम सहमति देश में बन सके। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राहुल गांधी ओडिशा यात्रा पर हैं। राहुल गांधी ने ओडिशा के कोरापुट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित महिला सम्मेलन में कॉलेज की छात्राओं, महिला प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय नेताओं से संवाद किया। कोरापुट जिले के जयपुर में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 3 राज्यों की तरह ओडिशा में भी किसानों का कर्ज माफ करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने भाषण में मिनिमम इनकम गारंटी की भी बात की कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को हम गारंटीड मिनिमम इनकम देने जा रहे हैं। मतलब हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके कम से कम आमदनी कांग्रेस पार्टी उसके बैंक अकाउंट में सीधा डाल देगी। पीएनबी घोटाले के आरोपी और फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी का अलीबाग स्थित बंगला ढहा दिया गया। इसमें 30 किलो डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया। समुद्र तट के पास बने इस बंगले की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए थी। इसे तोड़ने का काम 25 जनवरी से शुरू हुआ था, लेकिन काफी मजबूत होने की वजह से इसे डायनामाइट से ढहाने का फैसला किया गया था। प्रशासन के मुताबिक ये बंगला अवैध तरीके और तटीय मानदंडों का उल्लंघन करके बनाया गया था।
राजस्थान के बीकानेर के पास शोभासर गांव में MiG-21 विमान क्रैश हो गया। हालांकि सुकून देने वाली बात यह है कि इस दुर्घटना में पायलट सुरक्षित बच गए हैं। MiG-21 विमान ने नल एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। हालांकि हादसे की वजह को लेकर अभी तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बात क्रिकेट की कर लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची के JSCA स्टेडियम में तीसरा वनडे मैच खेला जा रहा है और इस वक्त जो स्कोर है भारत का 6 विकेट के नुकसान पर 219 रन भारत ने बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 314 रनों का लक्ष्य भारत को दिया गया था और टीम इंडिया ने 23 ओवर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 6 विकेट के नुकसान पर इस वक्त 219 रन बना लिए हैं। कप्तान कोहली और ऑस्ट्रेलिया ने 314 रन का लक्ष्य भारत को दिया है। अमेरिका ने भारत के साथ सैनिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया है। थल सेनाध्यक्ष विपिन रावत के साथ मुलाकात के बाद अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के कमांडर जनरल रेमंड थॉमस ने दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास बढ़ाने और सैन्य मामलों से जुड़े तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की बात कही है। दोनों अधिकारियों ने आतंकवाद पर भी विस्तार से चर्चा की। पाकिस्तान के साथ बनी तनातनी पर भी बात हुई और डिजिटल क्षेत्र में आतंकवादियों के दुष्प्रचार को रोकने के तरीकों में सहयोग की बात हुई। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका के किसी बड़े अधिकारी की ये पहली भारत यात्रा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।